बट हम एक बार डिस्कस कर लेते हैं। 3 एप्लीकेशंस हमें यहाँ पर इलास्टिसिटी के देखने हैं चैप्टर नंबर 9 के अंदर। द फर्स्ट एप्लीकेशन इज क्रेन या लिफ्ट, ऐसे जो इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं यहाँ पर आपको रैपिड और लोड अच्छा खासा कैरी करना होता है। वहां पे आप कौन सा मटेरियल सिलेक्ट करोगे, उसके लिए इलास्टिसिटी का नॉलेज होना इज वेरी इंपॉर्टेंट। सपोज हर्ष कहीं पे जाता है एक लिफ्ट के अंदर, ठीक है, और वो देखता है कि आगे उसके बोर्ड लगा हुआ है कि ओनली 5 पर्सन्स अलाउड, ऐसा लिखा हुआ है, और 5 लोग अंदर पूरे हो चुके हैं, लेकिन उसके बाद भी वो जबरदस्ती घुस जाता है। बाकी सारे लोग भी कुछ नहीं बोलते क्योंकि पता है कि ये मतलब थोड़ा ऐसा समझ लो गुस्से वाला बंदा है। तो एंग्री यंग मैन टाइप का है। ये गुस्से वाला है, भड़क जाएगा, ये देख करके बाकी लोग भी कुछ बोलते नहीं है, ये एंटर हो जाता है अंदर। अभी यार अगर हमने सिर्फ सच में 5 लोगों के लिए बना रखा हो ना, तो हर्ष के एंटर होते ही लिफ्ट का केबल जो है वो टूट जाएगा। सही है क्या? और अगर केबल टूट गया ना भाई, तो अपनी हड्डियां पसलियां भी टूट जाएंगी। समझ रहे हो? और अगर ऐसा नहीं होने देना हो तो अपने को चीटिंग करनी पड़ेगी। वो सिंघम में बोलता है ना, चीटर है तू, चीटर है तू, ऐसा अपने को चीटर बनना पड़ेगा। क्या रीजन है मालूम है? अपना ह्यूमन हैबिट ऐसा होता है ना, जितना बोला गया होता है उतना तो कभी नहीं करते, उससे एक्स्ट्रा या उससे कम जरूर करते हैं। जैसे मैंने तुमको बोला था दोनों वीडियो देखना, कुछ लोगों ने दोनों देखे होंगे, कुछ ऐसे होंगे जिन्होंने एक देख करके बोला होगा सर दोनों देख लिया है, ऐसा। और ऐसे ही ह्यूमन माइंड बच्चे इसी इसी कॉन्सेप्ट के ऊपर करता है। जितना आपको बोला जाएगा सिर्फ उतना ही नहीं करोगे, या तो उससे कम करोगे या तो ज्यादा कर दोगे, और दोनों ही केसेस में आप तकलीफ में आ जाते हो। तो वो जो लिफ्ट है ना, उस लिफ्ट के अंदर अलाउ 5 ही लोगों को किया था, लेकिन घुस 6 लोग गए। अब प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी कि यार जिस इंजीनियर ने उसको डिजाइन किया था उसने बोला था कि 5 ही लोग जाने चाहिए, अगर छठवां एंटर हो गया तो लिफ्ट टूट सकती है। लेकिन वी डोंट केयर, हमें कोई मतलब नहीं होता है, टूटे टूटे सारे मरेंगे ना, हम तो ये सोच करके घुस जाते हैं। कोई नहीं। तो इसके लिए जो इंजीनियर जो उसको डिजाइन कर रहा है ना, जो आप लोग बनने वाले हो बेसिकली, वो बड़ा होशियार होता है। वो जानता है इस चीज को कि हम हैं बड़े कमीने टाइप के लोग। तो वो हमारी इस आदत को जानते हुए बेसिकली क्या करता है, ऑलरेडी 7 लोगों के लिए बनाता है कि 7 पीपल आर अलाउड, लेकिन लिखता 5 है। तो हम हम 5 में भी डर रहे होते हैं कहीं टूट ना जाए, कहीं टूट ना जाए, और वो अलाउ 7 लोगों के लिए कर रहा होता है। और ये जिस फैक्टर से वो उसको डिफर कर रहा होता है, दैट फैक्टर इज नोन एज फैक्टर ऑफ सेफ्टी। ये इंजीनियरिंग का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। अब जब मैकेनिकल, अगर किसी किसी को पसंद हो मैकेनिकल इंजीनियरिंग, तो वो जब जाएगा तो उसके मशीन डिजाइन और इन सब पार्ट्स के अंदर अच्छा खासा ये मिलने वाला है। आई एम नॉट गोइंग टू डिस्कस दैट, क्योंकि आपका इंजीनियरिंग का मजा मैं नहीं खराब करना चाहता। ठीक है, चलिए। तो लेट्स से हम किसी एक रोप को ऐसे डिजाइन कर रहे हैं बच्चे, कि जिससे वो 10:, एक ही मिनट, जिससे वो 10:5 किलोग्राम के मास को, एक्चुअली 10:4 किलोग्राम के मास को लिफ्ट कर सके। ओके, ऐसा हम रोप लगाना चाहते हैं। ये अपना टारगेट है, लेकिन अपने को ह्यूमन माइंड के बारे में पता है कि हम मानते नहीं है किसी की बात। तो हम क्या करते हैं, जो फोर्स mg होता है ना, इस फोर्स के अंदर एक फैक्टर ऑफ सेफ्टी कंसिडर करते हैं। एंड यहां बच्चे जो मैं फैक्टर ऑफ सेफ्टी कंसिडर कर रहा हूं, दैट इज 10। यानी कि अगर जितना लोड मैंने बोला है इससे 10 टाइम्स भी बढ़ गया, तो भी मेरा वायर ब्रेक नहीं होना चाहिए। ये मेरा टारगेट है। सो व्हाट आई एम गोइंग टू डू इज, मैं m और g की सारी वैल्यूज यहाँ पे रखता हूँ। m की वैल्यू थी 10:4, g की वैल्यू है 9.8, और मल्टीप्लाइड बाय 10 तो है ही। तो ये f की वैल्यू हो गई। अब इसके बाद अगर मुझे निकालना है कि वो ब्रेक नहीं हो, इसके लिए उसमें स्ट्रेस कितनी डेवलप होनी चाहिए, इलास्टिक लिमिट तक की ही स्ट्रेस होनी चाहिए, क्योंकि बियॉन्ड इलास्टिक लिमिट उसमें एक परमानेंट डिफॉर्मेशन आ जाएगा, और ब्रेक होने के कंडीशंस वहां से बढ़ जाएंगे। तो जो स्ट्रेस डेवलप हो रही है ना बच्चे, वो इलास्टिक लिमिट के अंदर होनी चाहिए। इट शुड बी विद इन इलास्टिक लिमिट। अवीश, कैन यू टेल मी, इलास्टिक लिमिट के अंदर अगर हम इसको रखते हैं तो क्या होगा बच्चे?
यस सर। बच्चे अगर हम इलास्टिक लिमिट के अंदर स्ट्रेस को रखते हैं तो क्या होगा? तो जैसे ही हम डिफॉर्मिंग फोर्स लगाना बंद करेंगे ना, तो बॉडी में जो भी एलोंगेशन हुआ था, जो भी स्ट्रेन प्रोड्यूस हुई थी, वो अपने ओरिजिनल शेप एंड साइज में बैक आ जाएगी, अपने ओरिजिनल शेप एंड साइज को रीगेन कर लेगा। सही है क्या अविश? यस सर। इलास्टिक लिमिट का मतलब ही यही था यार, तू ऐसे डिलीट नहीं कर सब कुछ। यस सर। ओके, तो स्ट्रेस अगर मैं निकालूं, स्ट्रेस इक्वल्स टू, यार फॉर्मूला बता दो। केविन कहाँ गए तुम? यस सर। बोलो यार, स्ट्रेस का क्या फॉर्मूला था? रिस्टोरिंग फोर्स अपॉन क्रॉस सेक्शनल एरिया। ठीक है, अब ये जो फोर्स है दैट इक्वल्स टू दिस मच, इतना फोर्स है। जैनिल बच्चे, वायर का क्रॉस सेक्शन कैसा दिखाई पड़ता है? सर्कल, वेरी गुड। फोर्स की जगह पर हमने रख दिया 9.8 इंटू 10⁵5। और ये क्वेश्चन का आंसर हमको सम्यक दे रहा होगा। सम्यक, सर्कल का क्रॉस सेक्शनल एरिया कितना होता है बच्चे? सर पाई आर स्क्वायर। बहुत बढ़िया, पाई आर स्क्वायर। सो अगर यहां से आप रेडियस को सब्जेक्ट बना करके आर की वैल्यू कैलकुलेट करोगे, सो आर इक्वल्स टू आएगा 1 सेंटीमीटर। यानी द रोप विच यू आर सिलेक्टेड, यू हैव टू सिलेक्ट इज शुड बी ऑफ 1 सेंटीमीटर। जो रोप आप सिलेक्ट कर रहे हो इतने लोड को बियर करने के लिए, वो 1 सेंटीमीटर की रेडियस की होनी चाहिए। लेकिन अगेन, यस अवीश बोलिए। बाय मिस्टेक हो गया, प्लीज। ओके, कोई बात नहीं। सो दूसरा हैंड रेज। यस यस तनय। सर आपने स्ट्रेस और वो सब लास्ट क्लास में करवाया था। यस, आई थिंक हो गया था ना। हाँ सर, हो गया था। सर थोड़ा स्ट्रेस के थोड़ा समझा दोगे? थैंक यू सर। एक बार ये थोड़ा जो अपना कैलकुलेशन वाला पार्ट है, लेट मी फिनिश इट, आई विल एक्सप्लेन यू। ठीक है, सो ओके आर सर। इक्वल्स टू 1 सेंटीमीटर आ गया। इट मींस आपको जो रोप सिलेक्ट करनी है ना, 10:4 किलोग्राम के मास को लिफ्ट करने के लिए, वो 1 सेंटीमीटर की होनी चाहिए। बट अगेन, इंजीनियर्स, सेफ्टी को बहुत ज्यादा ध्यान में देना पड़ेगा तुमको। और बीइंग एन इंजीनियर, अगर आप सेफ्टी को फिर से ध्यान में ले रहे हो, तो 1 सेंटीमीटर का एग्जैक्ट रेडियस वाला वायर तुम नहीं यूज करोगे, तुम उससे भी मोटा वायर सामने वाले को बताओगे, एंड सामने वाला विल गो फॉर 3 सेंटीमीटर वायर। सो 3 सेंटीमीटर का वायर आपने उसको सजेस्ट किया, एंड ड्यू टू दैट वो जो केबल होती है जिसपे लिफ्ट चल रही होती है आपकी, या क्रेन से खींच रहे होते हैं चीजों को, वो 3 सेंटीमीटर के अराउंड की रेडियस का होता है। देखा ना, एकदम मोटे मोटे केबल होते हैं लिफ्ट के अंदर, ऊपर ऊपर खींच रहे होते हैं। सर यस, सर यहाँ पे स्ट्रेस इज इक्वल टू 13 to 10⁻7 कैसे होगा? आई वॉज वेटिंग फॉर दिस क्वेश्चन। मैं ये क्वेश्चन के लिए वेट कर रहा था कि कोई तो पूछेगा कि यार ये वैल्यू कहाँ से चुरा ली है सर, जो मर्जी ऐसे थोड़ी ले लिए। चलो कोई बात नहीं, लेट मी टेल यू। देखो, दिस इज नोन एज यील्ड स्ट्रेस। ये उसकी यील्ड स्ट्रेंथ है मटेरियल की। जो स्टील का बना हुआ होता है आपका ये केबल, और ये 30 × 10⁻7 जो है, दैट इज द इलास्टिक लिमिट। इसके बियॉन्ड अगर स्ट्रेस जनरेट हुई तो वहां पे परमानेंट डिफॉर्मेशन चालू हो जाएगा। और परमानेंट डिफॉर्मेशन चालू हो जाने का मतलब है कि वो फिर ब्रेक होने के चांसेस बढ़ते चले जाएंगे। तो हम स्ट्रेस को इसके अंदर ही रहने देना चाहते हैं। दैट मीन्स मैक्सिमम जो स्ट्रेस उसमें प्रोड्यूस होने देना चाहते हैं, दैट इज 30 × 10⁻7। उससे ज्यादा में प्रॉब्लम क्रिएट होगी, तो उससे ज्यादा नहीं होनी चाहिए। इट शुड नॉट एक्सीड दिस वैल्यू, इस वैल्यू को एक्सीड नहीं करना चाहिए। डन है? ओके, सो दिस वाज द फर्स्ट एप्लीकेशन जो हम लिफ्ट या क्रेन्स के अंदर यूज करते हैं। सेकेंड, वी आर गोइंग टू डिस्कस गर्डर्स। गर्डर्स वाले पूरे टॉपिक में ये क्या होता है, गर्डर्स का पूरा कामकाज। सो गर्डर्स के केस में, ब्रिज को अगर बनते हुए कभी आपने ध्यान से देखा हो, ब्रिज का कंस्ट्रक्शन जहां पर चालू हो और वहां पर आपने देखा हो, तो वहां पे जैसे रेल
होती है, रेल का जो ट्रैक होता है ना बच्चे, उस ट्रैक के जैसे आई शेप के कुछ बीम्स पड़े हुए होते हैं। देखा है क्या किसी ने? यस सर। तो दोनों ही चीजों पर मेरा ये क्वेश्चन अप्लाई होता है, क्यों हम आई शेप का ही सेक्शन यूज करते हैं फॉर ट्रेन्स आल्सो और फॉर मेकिंग आवर ब्रिजेस आल्सो? क्यों हम आई शेप को ही सिलेक्ट करते हैं? जबकि नॉर्मली अगर तुम देखो तो तुम्हें ये समझ में आएगा कि किसी चीज को मैं पूरा सपोर्ट करूं तो ज्यादा सही है। तुमको यही लगता होगा, यस और नो? यही तो होता है ना यार, कि अगर मैं ब्रिज को पूरा ऐसे सपोर्ट करूं तो दैट इज गुड, लेकिन हम ऐसे सपोर्ट करने के बाद बजाय आई शेप के गर्डर्स यूज करते हैं, कुछ इस तरीके के। कोई बता सकता है क्यों? जिन्होंने वीडियो देखा है यार वो तो बोल सकते हैं। यस सर तक्ष? सर ज्यादा बेंड ना हो जाए इसलिए। बट यार इसमें तो मेरे को ऐसा देखने में लग रहा है कि इसमें बेंडिंग के चांसेस ज्यादा हैं। सर यस। सर यहाँ पे आई शेप हम यूज इसलिए करते हैं क्योंकि मास कम हो जाए और ये डेप्थ भी हम ज्यादा रखते हैं क्योंकि फिर वो बेंड हो जाता है। वो नाम मैं भूल गया सर, क्या बोलते हैं उसको? बकलिंग? हाँ सर, बकलिंग। कपलिंग इफेक्ट। ओके ओके, चलिए मैं आपको ये पूरी बात एक बार एक्सप्लेन करता हूँ। देखो क्या होता है, बेसिकली ये वो पार्ट है ना जो यूज कहाँ पे किया जाता है, पहले तो ये समझना। ये आपका ब्रिज है, ये आपका ब्रिज है, ठीक है? इस ब्रिज को सपोर्ट करने के लिए इसके नीचे, लेकिन एयर में ही, जमीन पे नहीं, एयर में ही जाना है इसको। वहां पर इसके नीचे वाले पार्ट में ऐसे सपोर्ट करने के लिए ये आई शेप का कुछ ऐसा बना हुआ होता है। देखो पहले इसको समझो, ये है क्या? ये ऐसी लंबी लंबी बीम्स होती हैं। अरे यार समझ पा रहे हो क्या ये क्या मैं बताना चाहता हूँ? ये यस ये सर। एक्चुअली एक ऐसा लेंथ इसकी कुछ ऐसी जा रही है, और शेप इसका, इसको फ्रंट से तुम देख रहे हो, यू आर लुकिंग इट फ्रॉम फ्रंट। इसको तुम सामने से देख रहे हो तब ये आई शेप का दिख रहा है। ऊपर से देखेगा ना मेरे भाई तो ये एकदम प्लेन दिखाई पड़ेगा, एकदम प्लेन दिखाई पड़ेगा। टॉप व्यू इसका एकदम प्लेन होगा, फ्रंट व्यू इज लाइक आई, फ्रंट व्यू इसका आई जैसा है। सो व्हाट हैपेंस इज, आपको ये गर्डर्स लगा देने होते हैं और इसके ऊपर आप अपने कंक्रीट और वो सारी चीजें रख करके ब्रिज तैयार कर देते हो। बेसिकली ये फंक्शन है इसका। तो अब देखो ये पार्ट तो रहना हवा में है, यानी कि ये सपोर्ट किसका ले रहा होगा? जो पिलर्स आप दे रहे हो उसका सपोर्ट ले रहा होगा। अगर मैं इसका वेट बढ़ाते चला जाऊं, अगर मैं इसका वेट ज्यादा रखूं, तो पिलर्स के ऊपर जो डेड लोड है, डेड लोड इन द सेंस कि जो मटेरियल्स का लोड है, वो मटेरियल्स का लोड कैसा हो जाएगा? पिलर्स के ऊपर ज्यादा हो जाएगा। बेनिफिशियल है कि खराब है? सोच के बोलना है बात। अच्छा है कि खराब है ये डेड लोड ज्यादा हो जाए? अरे यार बता सकते सर हो तुम। खराब है सर। बिल्कुल बेकार है। क्यों? क्योंकि अगर डेड लोड ज्यादा हो गया ना तो उसके ऊपर जो ट्रैफिक मूव कर रहा है, एक तो उसका लोड प्लस इसका डेड लोड, यानी ये मर ही जाएगा यार ब्रिज, तो बेचारा क्या ही करेगा फिर तो बेसिकली हम क्या ट्राई करते हैं कि हम इसके डेड लोड को तो कम से कम कर दें, इसके डब्ल्यू को तो कम कर दें। और इसी बीच साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट से हमने एक इक्वेशन निकाला। दैट इक्वेशन इज ऑफ डेल। आई विल एक्सप्लेन यू व्हाट इज दिस डेल। डेल इक्वल्स टू, इक्वेशन होती है WL³ डिवाइडेड बाय 4y BD³। ये इक्वेशन हमने निकाली। नाउ व्हाट इज दिस डेल? तो देखो ये अगर आपके पास कोई चीज है, इसके ऊपर मैं लगातार लोड लगाते जा रहा हूं, लोड देते जा रहा हूं, तो होगा क्या? मैंने आपको लास्ट सेशन में भी ऐसा एक स्केच मैंने अपना खराब कर दिया है, ठीक है? तो मैं फिर से इसको नहीं खराब करूंगा। तो मैं इसको कंटिन्यूअसली बच्चे अगर ऐसे प्रेस करूं ना तो ये नीचे की तरफ बेंड होने लग जाता है। अब इसका क्रॉस सेक्शनल व्यू मैं तुमको दिखाऊं तो ज्यादा समझ में आएगा। पहले ये पेन आपकी एकदम ऐसी स्ट्रेट थी, एकदम स्ट्रेट थी, लेकिन लोड बढ़ने की वजह से ये जो पेन है ना, अब इसका ओरिएंटेशन कुछ ऐसा हो गया। एक डिफरेंट कलर से मैं इसको रिप्रेजेंट कर देता हूं। लेट्स से कुछ ऐसा हो गया है। सो पहले इसका सेंटर यहां पे था, अब इसका सेंटर यहां पे आ गया। तो ये जो डिफ्लेक्शन हुआ है ना बच्चे, दिस डिफ्लेक्शन इज व्हाट वी कॉल
डेल, इसी को हम डेल बोलते हैं। एंड डेल की ये जो इक्वेशन हमने निकाली, दैट इज WL³ अपॉन 4YBD³। अब एक चीज समझ लो, ये जितना ज्यादा डिफ्लेक्ट होगा उतना ज्यादा इसके ब्रेक होने का खतरा बढ़ता चला जाएगा। जितना ज्यादा ये जो डिफ्लेक्शन है ये जितना ज्यादा होता जाएगा उतना ज्यादा इसके टूटने का खतरा बढ़ता चला जाएगा। सो हम क्या चाहते हैं कि इस डेल की वैल्यू को रिड्यूस करें। अब इतने सारे फैक्टर्स में से डेल की वैल्यू को रिड्यूस कैसे किया जाए? तो एक तो है W को कम कर दो, W को कम कर दो, एक तरीका है W को डिक्रीज कर दो, L को डिक्रीज कर दो, Y को इंक्रीज कर दो, B को इंक्रीज कर दो एंड D को इंक्रीज कर दो। यानी कि ये जो वैल्यू है लोड, इसे डिक्रीज कर दो, लेंथ को डिक्रीज, जो भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ना, इन शॉर्ट उनको आप डिक्रीज कर दो, और जो भी इनवर्स प्रोपोर्शन में है उनको इंक्रीज कर दो, डेल की वैल्यू रिड्यूस हो जाएगी। बट यार कन्वीनियंट कौन कौन से हैं उसे समझो। लेंथ, गर्डर की लेंथ को मैं कम कर दूं तो क्या करूं? अब ये गर्डर इतने इतने बड़े हो रहे थे, अब मैं इनको क्या पीसेस में बनाऊं, इतने छोटे छोटे गर्डर बनाना चालू करूं, बाद में उनको असेंबल करूं, फेविक्विक से चिपकाना चालू करूं? यार मजा नहीं आएगा उसमें, समझ रहे हो? यानी मटेरियल हैंडलिंग का कॉस्ट अपना बहुत बढ़ जाएगा। तो ये प्रैक्टिकल नहीं है, किया जा सकता है बट प्रैक्टिकल नहीं है। सो दूसरे ऑप्शन पे आते हैं, डब्ल्यू। डब्ल्यू की बात हम लास्ट में करते हैं। वाई, वाई क्या है? यंग मॉडुलस। यस और नो? यार यंग मॉडुलस मैंने आपको बताया हुआ था कि इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ द मटेरियल, ये मटेरियल की प्रॉपर्टी है। तो एक बार तुमने कोई मटेरियल सिलेक्ट कर लिया ना, तो थ्रू आउट द लाइफ उसकी ये y की जो वैल्यू है वो चेंज होने से रही। तो तुम एक बार सिलेक्ट कर लो, चाहे जो भी मटेरियल x y z p q r, जो तुम्हारी मर्जी तुम सिलेक्ट कर लो, मैं ना नहीं बोल रहा हूं, लेकिन ये y की वैल्यू मटेरियल सिलेक्ट होते ही कांस्टेंट हो जाएगी। फिर आप उसको वेरी नहीं कर सकते हो, चेंज नहीं कर सकते हो। सही है क्या? यस अच्छा, सर। अब ये y की वैल्यू डिपेंड करती है मटेरियल के ऊपर। तो भाई मटेरियल का कॉस्ट भी तो होता है ना। तो ये थोड़ी है कि तुम एक ब्रिज बनाने के लिए करोड़ों रुपए सिर्फ मटेरियल के अंदर लगा दो, अरबों रुपए, मतलब जितनी मर्जी उतना अथाह पैसा तुम्हारे पास है, तुम सारा पैसा मटेरियल के अंदर लगा दो, ऐसा तो है नहीं यार। तो मटेरियल भी सिलेक्ट करना है तो कोई नॉमिनल साइज सिलेक्ट करना है। बात आती है बी और डी पे। बी है ब्रेथ, डी है डेप्थ। ब्रेथ और डेप्थ, इसको एक तो रिड्यूस कर दो इस ब्रेथ को, तो एक तो आपका डेल कम हो सकता है, और एक डेप्थ को यानी ब्रेथ को आप इंक्रीज कर दो तो एक तो ये हो सकता है कि डेल कम हो जाए, और दूसरा आप डी को इंक्रीज कर दो तो उस टाइम पर क्या हो जाएगा, ये डिक्रीज हो जाएगा। अब ज्यादा एफिशिएंट कौन है इसे समझना। बी अगर मैं 2 टाइम्स कर देता हूं, बी अगर मैं डबल कर देता हूं तो डेल जो है हाफ हो जाएगा। लेकिन सोचो अगर डी डबल कर देता हूं तो क्या होगा? अरे यार, डी के तो डबल होते ही डेल 8th पार्ट का हो गया, यानी 1/8 टाइम्स हो गया। ओ हो। तो ज्यादा कन्वीनियंट अभी मेरे को क्या लग रहा है, मेरे को ये लग रहा है यार कि अगर हम डी को कैसे भी करके इंक्रीज कर दें, डी इंक्रीज कर दें विदाउट इंक्रीजिंग डब्ल्यू। रिमेंबर दैट, इन डब्ल्यू नहीं इंक्रीज हो जाना चाहिए। अगर डब्ल्यू इंक्रीज हुआ तो प्रॉब्लम। डब्ल्यू को इंक्रीज किए बिना अगर मैं डी को इंक्रीज कर देता हूं तो मेरा डेल जो है वो क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। तो देखो, अब दो तरीका है डेप्थ को बढ़ाने का। डेप्थ को बढ़ाने का पहला तरीका तो ये है कि आप ऐसा स्ट्रेट बार यूज कर लो, ऐसा वाला है ना, ऐसा स्ट्रेट बार यूज कर लो। पर इस स्ट्रेट बार में पूरे के पूरे पार्ट में क्या है, मटेरियल है, पूरे के पूरे पार्ट में मटेरियल फिल्ड है, तो इसका वेट क्या होगा, इसका डेड वेट कैसा होगा, ज्यादा होगा। डब्ल्यू ज्यादा तो डेल को ज्यादा हो जाना है। तो हमने दूसरा तरीका क्या निकाला कि इसके साइड साइड वाले पार्ट में से, यानी कि यहां से इतना मटेरियल और यहां से इतना मटेरियल हमने रिमूव कर दिया। अब देखो, इससे डब्ल्यू भी डिक्रीज हो गया, इससे डेप्थ भी इंक्रीज हो गई, डेप्थ इंक्रीज हो गई और डब्ल्यू डिक्रीज भी हो गया। तो दोनों फैक्टर्स मिलकर के फाइनली डेल को क्या कर देते हैं, रिड्यूस कर देते हैं। क्लियर है क्या सबको? यस सर। ग्रेट। सो ये एक्चुअली गर्डर्स की पूरी कहानी है। अगर कोई सिविल इंजीनियरिंग के अंदर ज्यादा इंटरेस्टेड है तो ही इज गोइंग टू फाइंड सो मेनी इंटरेस्टिंग थिंग्स अबाउट दैट। अभी के लिए सिर्फ तुम इतना जान लो, दैट्स इनफ फॉर यू। ठीक है, ग्रेट। नाउ
कमिंग टू द थर्ड पार्ट, दैट इज द मैक्सिमम हाइट ऑफ माउंटेन ऑन अर्थ। अर्थ के ऊपर किसी भी माउंटेन की मैक्सिमम हाइट क्या हो सकती है? तो अभी तक का हमारा सबसे बड़ा जो माउंटेन किसी को नोन है, तो कोई मेरे को बता सकता है कौन सा है? माउंट एवरेस्ट। माउंट एवरेस्ट। सेकंड नंबर वाला? फर्स्ट वाला तो सबको याद रहता है सर, सेकंड गॉडविन। K2. गॉडविन ऑस्टिन K2। ओह वाह वाह वाह, K2 K2, क्या बात है, गॉडविन ऑस्टिन, ग्रेट। अच्छा अच्छा, चलिए। सो हाइट ऑफ मैक्सिमम हाइट ऑफ अ माउंटेन, इसकी बात हमें कर रही है। तो यू नो माउंटेन्स बने किसके होते हैं? रॉक्स के। सही है क्या? रॉक्स के बने हुए होते हैं। अभी रॉक जो है वो पड़ी किसके ऊपर होती है? जमीन के ऊपर पड़ी होती है। सही है क्या? तभी तो वहां से कंस्ट्रक्शन लेकर के वो ऊपर की तरफ चलता है। तो रॉक का बना हुआ माउंटेन इस अर्थ के ऊपर लाई कर रहा होता है, तो वो अर्थ के ऊपर कुछ ना कुछ प्रेशर एक्सर्ट करेगा, और वो प्रेशर एक्सर्ट अगर कर रहा है तो हम उस प्रेशर के करस्पॉन्डिंग हाइट कैलकुलेट करना चाहते हैं। तो पहले तो मैं एक सिंपल सा फॉर्मूला आपको बताता हूं। देखो, स्ट्रेस का फॉर्मूला है आपके पास, स्ट्रेस इक्वल्स टू फोर्स अपॉन एरिया, करेक्ट? एफ अपॉन ए। एफ इक्वल्स टू, अगर मैं mg ले लूं, एक मान लो अपने पास वही कोई माउंटेन है, उसका सेंटर ऑफ जो मास है उसका जो हम m से डिनोट कर रहे हैं, सो m इन टाइम्स g आ गया, डिवाइडेड बाय एरिया आ गया। नाउ मास, अब पूरे माउंटेन को हम ऐसे तौलने तो जाएंगे नहीं कि एक वो उसमें किलोग्राम का वो रख दिया सामने और सामने पूरा माउंटेन रख दिया और फिर उसको हाथ से ऐसे बैलेंस कर रहे हैं। ये तो यार इम्पॉसिबल सी चीज हो गई। ठीक है, तो हम क्या कर रहे हैं? तुक्का लगा रहे हैं। हम हैं साइंटिस्ट लोग, हम हैं इंजीनियर लोग, तो हम क्या कर रहे हैं? थोड़ा तुक्का लगा रहे हैं। और तुक्का कैसा लगा रहे हैं समझना, हम मास के लिए एक इक्वेशन पढ़ के आ चुके हैं बहुत बार, हमारे मतलब रगों रगों में वो घोल दिया गया है। मास इक्वल्स टू डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। क्या सही बोल रहा हूं? ये हमारे खून में आ चुकी है, डेंसिटी इनटू वॉल्यूम इक्वल्स टू मास। सो भाई साहब ये मैंने रख दिया। अभी मैथ्स वाले वो सारे के सारे तो वॉल्यूम को एरिया इनटू लेंथ लिख रहा हूँ, चिल्लाना नहीं कोई मेरे पे, ठीक है? और लेंथ को अभी के लिए मैं हाइट के इक्वल लिख रहा हूँ, a इंटू एच। साथ में क्या आ गया? g डिवाइडेड बाय a। देखो a से a कैंसिल, यानी रो जी एच। स्ट्रेस का एक और इक्वेशन तुम्हारे पास किसका आ गया? रो जी एच आ गया। ठीक है, सो अब इसका मीनिंग समझना, ये बोलना क्या चाहता है। देखो, अब ये जो पूरा माउंटेन है बच्चे, दैट इज मेड अप ऑफ सम स्पेसिफिक रॉक्स, और उसमें भी एक तरीके की रॉक नहीं होती है, देयर आर सेवरल टाइप ऑफ रॉक्स, बहुत सारी रॉक्स होती हैं। बट उसमें हमने ये ऑब्जर्व किया, जो मेजरली कंट्रीब्यूट करती है, जो सबसे ज्यादा अमाउंट में मिलती है, जिसका कंट्रीब्यूशन इज हाईएस्ट, वो रॉक की डेंसिटी दैट इज रो इक्वल्स टू 3 × 10⁻³ किलोग्राम पर मीटर क्यूब। उस रॉक की डेंसिटी जो मेजरली हमको मिलती है उस माउंटेन के अंदर, दैट इज 3 × 10⁻³ किलोग्राम पर मीटर क्यूब। एंड किसी एक रॉक की जो इलास्टिक लिमिट होती है, वो जो रॉक है उसकी इलास्टिक लिमिट जो है, यानी कि जब तक वो परमानेंट डिफॉर्म नहीं हो जाती, कोलैप्स नहीं कर जाती। इलास्टिक लिमिट का मतलब है बच्चे कि जितने पार्ट में वो अपने डिफॉर्मेशन से रीगेन कर लेती है ओरिजिनल शेप एंड साइज में। तो वो जब हमने ऑब्जर्व किया तो सिग्मा की वैल्यू मिली 3 × 10⁸ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। अब यार सिग्मा पता है, रो पता है, जी तो कांस्टेंट है, एच की वैल्यू बस पता चल जाए तो अपना काम खत्म हो जाएगा। रख दो यहाँ पे, तो एच इक्वल्स टू हो जाएगा सिग्मा अपॉन रो जी। सिग्मा की वैल्यू है 3 × 10⁸ डिवाइडेड बाय रो की वैल्यू है 3 × 10⁻³ जी की वैल्यू सिंप्लीफिकेशन के लिए हम 10 कंसिडर कर ले रहे हैं, ये और ये कैंसिल हो गया। 10:4 ऊपर जाके -4 और आंसर आ जाएगा 10:4 मीटर, विच इज 10 किलोमीटर, करेक्ट? सो अर्थ के ऊपर कोई भी माउंटेन 10 किलोमीटर से बड़ा नहीं हो सकता है। इट कैनॉट एक्सीड द वैल्यू ऑफ 10 किलोमीटर। एंड एज यू पीपल टोल्ड मी, नहीं हाइट नहीं बताई किसी ने, किसी को पता है क्या क्या होती है एग्जैक्ट हाइट माउंट एवरेस्ट की? 8848। 8848, गुड। सो 8848, 8848 meters, that is the
एग्जैक्ट हाइट ऑफ माउंट एवरेस्ट। मैं मेजर करने नहीं गया, बट यू आर कॉन्फिडेंट, सो मैं मान लेता हूँ इस बात को कि 8848 मीटर की है। ठीक है, सो ये कहानी थी आपके पास कि 10 किलोमीटर से बड़ा कोई जो है अपने पास वो पॉसिबल नहीं है। दिक्कत किसी को इस पार्ट में? डन। सो इफ यू वांट अ माउंटेन व्हिच इज हायर देन 10 किलोमीटर, सो व्हाट यू हैव टू डू? सेम रॉक का सेम चीजें रखनी है और आपको इससे बड़ा माउंटेन चाहिए, पॉसिबल करना है, तो क्या करना पड़ेगा? आपको दूसरे प्लेनेट पे जाना पड़ेगा, क्योंकि जी की वैल्यू वहां चेंज हो जाएगी। So let's go to moon and build a mountain which is 6 times greater than the mountain possible on the earth. वो कर सकते हो आप, लेकिन उसके लिए अभी बहुत सारा टाइम बाकी है, डोंट वरी। सिमिलरली अगर ये जो पूरी कैलकुलेशन मैंने आपको यहाँ पर बताई, अगर आप प्लेनेट चेंज कर देते हो तो वो प्लेनेट के चेंज करने के ऊपर इस रेडियस पे भी बहुत अच्छा इफेक्ट पड़ जाएगा। 9.8 के बजाय कुछ और वैल्यू आएगी, सो डिफर कर जाएगा। सो दिस इज ऑल अबाउट अर्थ। ये अर्थ के ऊपर की ही डिस्कशन करिए, किसी और प्लेनेट के केस में आई एम टोटली रॉन्ग। सो नाउ एक बहुत ही छोटा सा डेरिवेशन अपने को करना है, और लेट्स डू दैट। क्या है दैट? उस डेरिवेशन में वी आर गोइंग टू फाइंड आउट द इलास्टिक एनर्जी। इलास्टिक एनर्जी का डेरिवेशन करना है, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी और इलास्टिक एनर्जी का डेरिवेशन हमको करना है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट डू वी मीन बाय इलास्टिक एनर्जी? सो जब आप किसी वायर को स्ट्रेच करते हो बच्चे, तो उसके जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस है ना, वो पिक्चर में आते हैं, और वो क्या बोलते हैं? तू हमारे मॉलिक्यूल्स को हमसे दूर नहीं लेके जा सकता। और उस टाइम पर वो उसको अट्रैक्ट करते हैं, यानी अपनी तरफ खींचते हैं। दैट मीन्स तुम जो चेंज लाना चाहते हो बच्चे, उस चेंज का वो क्या करते हैं? अपोज करते हैं। दे अपोज द चेंज। जो तुम लाना चाहते हो, तुम उसको खींच रहे थे, ऐसे खींच रहे थे, तुम उसके मॉलिक्यूल्स को दूर करना चाहते थे। उनके पिक्चर में आया इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, और वो इंटर एटॉमिक या इंटरमॉलिक्यूलर जो फोर्सेस थे, उन्होंने अट्रैक्ट करना चालू किया एक दूसरे को। वो बोल रहे हैं कि नहीं, तो इसको हमसे दूर नहीं कर सकता। तो कहानी ये चालू हुई। एंड इन दैट केस, जब तुम इसको खींचते हो तो तुम्हें कुछ वर्क करना पड़ता है। यू हैव टू डू सम अमाउंट ऑफ वर्क, एंड दैट वर्क इटसेल्फ इज स्टोर्ड इन दिस एज अ पोटेंशियल एनर्जी। और उसी एनर्जी को हम क्या बोलते हैं बच्चे? इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। आई होप समझ में आई होगी बात। यार, तुम वायर को खींचना चाहते थे, वायर खींचने के लिए तैयार नहीं था, उसने बोला नहीं भाई, मैं जैसा हूं वैसा का वैसा ही रहूंगा। तुमने जबरदस्ती कर दी, तुमने बोला नहीं, मैं तो दुष्ट हूं, मैं मानूंगा नहीं, मैं तो खींच लूंगा तेरे को। तुमने खींच दिया, तो इंटर एटॉमिक फोर्सेस के अगेंस्ट तुमने क्या कर दिया? वर्क कर दिया। और वर्क किया तो उस टाइम पर उसकी जो एनर्जी में चेंज आया ना, वो एनर्जी जो इसकी स्टोर हो रही है इसके अंदर, उसी एनर्जी को हमने नाम दिया हुआ है इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। गिव मी अ थम्स अप अगर सबको ये चीज क्लियर है तो। धवल, तनय, सम्यक, ध्वनित, प्रथम। Okay, so this was about the definition. Now we are going to derive the expression. तो चलिए, we know that modulus of elasticity is the ratio of stress to strain. हमने जब स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व देखा था, तो उस टाइम पर मैंने आपको एक्सप्लेन किया था कि स्ट्रेस बाय स्ट्रेन इक्वल्स टू मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, एंड फॉर लॉन्जिट्यूडनल it is equal to Young modulus. So y equals to stress upon strain. क्यों मैं यंग मॉडुलस को ही ले रहा हूं? क्योंकि मैं लॉन्जिट्यूडिनल स्ट्रेन की बात कर रहा हूं यार, मैं इसको खींच रहा हूं, मैं इसकी लेंथ में चेंज लाना चाहता हूं। तो चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ, इसको हमने बोला था लॉन्जिट्यूडिनल स्ट्रेन। सो लॉन्जिट्यूडिनल स्ट्रेन और ये जो स्ट्रेस का रेशियो अपना बन रहा है, स्ट्रेस और स्ट्रेन का, दैट इज गोइंग टू बी यंग्स मॉडुलस। सो y इक्वल्स टू इक्वेशन हमने रखा। स्ट्रेस का जो बच्चे फॉर्मूला है, दैट इज फोर्स पर यूनिट एरिया, and strain is delta L by L. Let's say
इस बार जो हमारे पास चेंज इन लेंथ हुई है, चेंज इन लेंथ यानी कि डेल्टा एल, दैट इज अबाउट एक्स, एक्स जितना लेंथ में चेंज हुआ है, और ओरिजिनल लेंथ जो है वो कैपिटल एल है. सो इन दैट केस व्हाट आई कैन डू इज, मैं यहां से y की वैल्यू रीडिफाइन कर सकता हूं, y इक्वल्स टू f टाइम्स कैपिटल एल अपॉन a टाइम्स x. एंड यहां से अगर मैं फोर्स कैलकुलेट कर लूं, सो F इक्वल्स टू हो जाएगा y a x, a x यहां डिवाइड कर रहा है, इस तरफ जाके मल्टीप्लाई, सो y a x डिवाइडेड बाय कैपिटल L. दिस इज द वैल्यू ऑफ फोर्स. नाउ होता क्या है, जब आप इस वायर के ऊपर एक्सटर्नल फोर्स लगा करके वर्क करना चाहते हो, तो उस टाइम पर इस फोर्स की वैल्यू आपको कंटिन्यूअसली चेंज करते रहनी पड़ी है. छोटा सा डिफॉर्मेशन लाना है, थोड़े फोर्स में हो जाएगा, और डिफॉर्मेशन लाना है और फोर्स लगाना पड़ेगा, और डिफॉर्मेशन लाना है और फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा. यानी कि वर्क आपका जो है वो थोड़ा थोड़ा करके इंक्रीज होता जा रहा होता है. इट मींस के वर्क जो है वो कांस्टेंट नहीं होता है. इन शॉर्ट, ऐसा नहीं है कि एक कांस्टेंट वर्क में तुम उसको स्ट्रेच करके छोड़ दोगे, हो जाएगा काम खत्म. फोर्स और उसके अकॉर्डिंग जो डिस्प्लेसमेंट है, इसकी जो वैल्यूज है वो कंटिन्यूअसली चेंज कर रही होती है. एंड ड्यू टू दैट व्हेन आई वांट टू कैलकुलेट द वर्क, तो मैं पूरा वर्क एक साथ नहीं कैलकुलेट करता हूं, मैं पहले एक छोटा सा पार्ट वर्क का कैलकुलेट कर लेता हूं, एंड देन उसको ओवरऑल जो पूरी लेंथ है उसके ऊपर इंटीग्रेट कर देता हूं. सो DW में कैलकुलेट कर रहा हूं, DW इक्वल्स टू हो जाएगा फोर्स इनटू लेट्स से जो डिस्प्लेसमेंट हुआ दैट इज dx. और मुझे ये जो dx है ना, ये 0 से l जितना लेके जाना था. मुझे इसको कितना एलोंगेट करना था, कितना इसकी लेंथ में चेंज करना था. 0 चेंज था जहां पे, वहां से l लेंथ जितना, स्मॉल l जो लेंथ है, आई रिपीट, इस स्मॉल l लेंथ तक मुझे चेंज करना था. सो व्हाट आई एम गोइंग टू डू इज, मैं यहाँ पे पहले वैल्यूज रिप्लेस कर देता हूँ, y a x डिवाइडेड बाय l टाइम्स dx. यार अब क्या करना चाहिए मेरे को, कैन यू गाइड मी, मुझे टोटल वर्क निकालना है. मैथ्स वाले हो, तुरंत बता सकते हो. सर इंटीग्रेटिंग और बोथ. इंटीग्रेशन, बिल्कुल यार, एकदम सी बात, बिल्कुल इंटीग्रेशन. सर आप म्यूट हो. यस यस यस, एक्चुअली एक कॉल आ रहा था, आई एम सो सॉरी. सो यहाँ पे y a अपॉन, am I audible to you? Hello. Yes, sir. Yes, sir. Okay. Yes. Now, so y a x upon l, ये अपने पास इक्वेशन बन गई. Now I am taking common this y a and l वाला टर्म. So this is going to be y a by l, और इंटीग्रेशन मुझे करना है 0 to l पर. x dx का इंटीग्रेशन, दिस इज गोइंग टू बी x स्क्वायर बाय 2. पहले हम लिखते हैं बच्चे अपर लिमिट, और माइनस करके हम लिखते हैं लोअर लिमिट. सो दिस इज गोइंग टू बी y a डिवाइडेड बाय कैपिटल L इनटू l स्क्वायर बाय 2. करेक्ट. Yes, sir. 0 आएगा, वो लिखने का कोई मतलब है नहीं. सो ये अपने पास इक्वेशन आ गई. जितना आपने वर्क किया उतनी ही पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो जाएगी. दैट मींस द इक्वेशन ऑफ वर्क, जो कुछ भी आपने वर्क की इक्वेशन निकाली है, दैट इटसेल्फ इज इक्वल टू द पोटेंशियल एनर्जी. जितनी पोटेंशियल एनर्जी उतना वर्क. सो U इक्वल्स टू W, और W की वैल्यू आपने निकाली थी, इसको मैं जरा सजा करके लिख देता हूं, अच्छे से लिख देता हूं. सो दिस इज गोइंग टू बी 1/2 y a l square divided by capital L. This is the equation for potential energy. Now, can you observe one thing? एक खास बात आप देख सकते हो यहाँ पे, ये जो डिफ्लेक्शन था जिसको मैंने x से रिप्रेजेंट किया था, अब वो डिफ्लेक्शन किस में बदल चुका है, L में बदल चुका है. यस और नो? क्योंकि मैंने आपको बताया कि मुझे इस x की वैल्यू को 0 से L लेके जाना है, यानी कि माय x इक्वल्स टू व्हाट, L ओवर हियर, L के इक्वल हो गया ये. तो इस कंडीशन में जो फोर्स होगा ना, दैट विल बी इक्वल टू y a अपॉन कैपिटल L. बोलो ये x की जगह पे क्या आएगा?
small l, exactly. So why a small l upon capital L की इसकी जगह पे मैं लिख दे रहा हूँ फोर्स 1/2 फोर्स इनटू क्या आ जाएगा, लेंथ आ जाएगा, ये स्मॉल वाली जो l है वो. So half of FL it is equal to the potential energy जो stored है. नाउ अगर एनर्जी डेंसिटी में आपसे कैलकुलेट करवाऊं, डेंसिटी का मतलब होता है समथिंग डिवाइडेड बाय वॉल्यूम. अगर आप मास डेंसिटी बोलते हो तो मास डिवाइडेड बाय वॉल्यूम, एनर्जी डेंसिटी बोलते हो तो एनर्जी डिवाइडेड बाय वॉल्यूम. आई एम टॉकिंग अबाउट एनर्जी डेंसिटी. सो एनर्जी की वैल्यू आपको पता है, यू जस्ट हैव टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ एनर्जी डेंसिटी. तो डेंसिटी कैसे निकालोगे, वॉल्यूम से डिवाइड करके. सो लेट्स डिवाइड इट, डिवाइड कर देते हैं इसको. सो स्मॉल u से रिप्रेजेंट कर रहे हैं कैपिटल U बाय V, दैट इज द इक्वेशन. कैपिटल U की वैल्यू हाफ ऑफ FL है, हाफ ऑफ FL डिवाइडेड बाय वॉल्यूम को आई कैन राइट एरिया इनटू लेंथ, सो FL अपॉन AL. नाउ जस्ट चेक इट आउट, फोर्स अपॉन एरिया दैट इज व्हाट, इसे हम क्या बोलते हैं, Stress. Stress. स्ट्रेस. गुड. और ये जो L अपॉन कैपिटल L है, ये L क्या था, एलोंगेशन. कैपिटल L क्या था, ओरिजिनल लेंथ. ये क्या है, Strain. स्ट्रेन है. बहुत बढ़िया. सो दिस इज गोइंग टू बी हाफ ऑफ हाफ ऑफ स्ट्रेस इनटू स्ट्रेन, स्ट्रेस इनटू स्ट्रेन. ओके, सो ये एक इक्वेशन आपके पास बन जाती है. नाउ इफ यू रिमेंबर फ्रॉम दैट कर्व, वो जो हमने कर्व बनाया हुआ था, याद है, ये स्ट्रेस और यहाँ स्ट्रेन रखा था. ऐसा कुछ बना था, याद है ना. Yes, sir. तो इसमें मैंने आपको बताया था कि इसका स्लोप जो है दैट गिव्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी. इसका स्लोप जो है मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी बताता है. बट द एरिया अंडर द कर्व, इस कर्व के अंडर का एरिया क्या बताएगा, सो इट विल गिव यू द अमाउंट ऑफ एनर्जी डेंसिटी. बिकॉज देख लो यहाँ पे स्ट्रेस इनटू स्ट्रेन, इसका जो एरिया आप निकालोगे जो कोई भी डायग्राम बना करके, उसमें इन दोनों क्वांटिटीज का मल्टीप्लीकेशन होगा. और क्योंकि इन दोनों क्वांटिटीज का मल्टीप्लिकेशन है, सो स्ट्रेस इनटू स्ट्रेन से क्या मिलेगा आपको, एनर्जी डेंसिटी मिलेगी. क्लियर है. यस सर. यार यस में ऐसा मतलब वो एंथू दिखा नहीं कि पल्ले पड़ाओ. Yes, sir. गिव मी अ थम्स अप अगर समझ में आ गया है तो फटाफट, क्विक क्विक. अगर स्लोप की बात करी हुई है तो स्लोप के केस में इट विल गिव यू द मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी. एंड इफ दे आर टॉकिंग अबाउट एरिया, तो एरिया में आपको क्या करना होता है, इस कर्व में इन दोनों एक्सिस का मल्टीप्लिकेशन तो आएगा कहीं ना कहीं से. और अगर इनका मल्टीप्लिकेशन आ रहा है यार, तो सिंपल सी बात है, स्ट्रेस इनटू स्ट्रेन होगा. और स्ट्रेस इनटू स्ट्रेन से आपको क्या मिल रहा है, एनर्जी डेंसिटी. सो नॉट एग्जैक्टली द वैल्यू ऑफ एनर्जी डेंसिटी, बट समथिंग रिलेटेड टू एनर्जी डेंसिटी विल बी देयर फ्रॉम द एरिया ऑफ दिस स्ट्रेस वर्सेस स्ट्रेन कर्व. होप ये चीज क्लियर होगी आप लोगों को. Yes, sir. Done. So this was सेशन 9.2 का ऑलमोस्ट आउटर पार्ट जो फिनिश कर दिया हमने. अब हम तीन टाइप के मॉडुलस जो हैं वो डिफाइन कर देते हैं. मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी में जो तीन टाइप के मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी हैं उनको हम डिफाइन कर देते हैं. मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी. सो देयर आर थ्री टाइप्स, तीन टाइप्स हैं इसके. फर्स्ट टाइप इज यंग्स मॉडुलस, सेकंड इज बल्क मॉडुलस, and third is shear modulus. Young's modulus, bulk modulus, shear modulus. This is represented by Y, this is represented by B, and this is represented by eta. This is represented by eta. So तीन चीजें, Young's modulus, bulk modulus and shear modulus. Young modulus को Y से represent करोगे, bulk modulus को B से represent करोगे, and shear modulus को eta से represent करना है. So let's derive the expression for them. So we know that के modulus of elasticity, this is defined as stress upon strain. इसको हम कैसे डिफाइन करते हैं, स्ट्रेस और स्ट्रेन का रेशियो लेकर के. So if I am talking about Young's modulus,
So I am going to take longitudinal stress to longitudinal strain. So longitudinal stress और longitudinal strain का जो ratio है, that will give you the value of Young's modulus. तो चलिए, longitudinal stress का formula था force upon area, restoring force per unit area. Longitudinal strain, it was delta L divided by L. Division का division multiplication में आ गया. So y equals to equation बन गई FL upon A delta L. This is one very important formula which you are going to utilize in so many numericals. So please remember that. इसमें यूनिट की अगर मैं बात करूं y की, तो यूनिट विल बी अगेन स्ट्रेस का ही यूनिट हो जाएगा. स्ट्रेस का यूनिट क्या होता है? न्यूटन पर मीटर स्क्वायर. सो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर इज द यूनिट ऑफ यंग्स मॉडुलस. चलिए, बल्क मॉडुलस की बात कर लेते हैं. बल्क मॉडुलस का डिस्कशन तब आता है जब आप किसी ऑब्जेक्ट को चारों तरफ से एक प्रेशर से सराउंड कर दो, तो चारों तरफ से फोर्स अप्लाई करना चालू कर दो, तो इसका वॉल्यूम क्या होने लगेगा? डिक्रीज होने लगेगा. और क्योंकि वॉल्यूम बच्चे डिक्रीज हो रहा है, यानी कि इसका वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन आएगा. यहां लेंथ इधर उधर हो रही थी, चेंज हो रही थी, तो लॉन्जिट्यूडनल स्ट्रेन आया. इस केस में, बल्क मॉडुलस के केस में क्या चेंज हो रहा है खुशिल? सर वॉल्यूम. एग्जैक्टली. और क्योंकि वॉल्यूम चेंज हो रहा है, तो धवल इस स्ट्रेन को हम क्या बोलेंगे? धवल, शायद उसका कुछ माइक का इश्यू है. चलिए, कोई बात नहीं. सो यहां पर जो स्ट्रेन आएगा, दैट विल बी नोन एज वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन. अगर हम यहां पर बल्क मॉडुलस को डिफाइन करें, सो बल्क मॉडुलस इक्वल टू नॉर्मल स्ट्रेस डिवाइडेड बाय वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन. ये अपने पास इक्वेशन हो जाती है. नॉर्मल स्ट्रेस, अगेन उसका फॉर्मूला नहीं चेंज होने वाला है, फोर्स पर यूनिट एरिया F by A डिवाइडेड. स्ट्रेन के लिए आपको एक ही तरीका बताया हुआ था, चेंज इन डायमेंशन डिवाइडेड बाय ओरिजिनल डायमेंशन. सो डेल्टा V by V. इस केस में वॉल्यूम डिक्रीज होगा या इंक्रीज होगा? तनय, क्या होगा बच्चे? वॉल्यूम डिक्रीज होगा. अच्छा, गुड, डिक्रीज होगा. ग्रेट. सो डिक्रीज होगा, इसीलिए यहाँ पे आई एम यूजिंग अ नेगेटिव साइन. कि यहाँ पर जो वॉल्यूम है वो डिक्रीज हो रहा है. इट इज शोइंग दैट वॉल्यूम इज डिक्रीजिंग एज वी आर अप्लाइंग द फोर्स. यहीं से एक और डेफिनेशन आती है, दैट इज कंप्रेसिबिलिटी. तो बल्क मॉडुलस का जो रेसिप्रोकल होता है, दैट इज नोन एज कंप्रेसिबिलिटी. K equals to 1 by B. तो डायमेंशन इसके जो होंगे, उसका उल्टा डायमेंशन किसका होगा? कंप्रेसिबिलिटी का होगा. नाउ जिस मटेरियल की कंप्रेसिबिलिटी हेलो हेलो, Yes, sir. am I audible? Yes. Thank you. Okay. Yes, sir. Yes. Okay. So K equals to 1 by B. Now we have different type of materials in our surroundings. Let's say अगर मैं बात करूं सॉलिड की, तो सॉलिड को आप कंप्रेस नहीं कर सकते हो ज्यादा. कैन यू कंप्रेस इट? उसका वॉल्यूम बहुत ज्यादा चेंज कर सकते हो क्या? आई एम गिविंग यू अ स्टोन. मैं आपको एक स्टोन देता हूं एंड आई एम सेइंग जस्ट गेट ऑन इट. इसके ऊपर तुम बैठ जाओ एंड सोचो कि वो कंप्रेस हो जाएगा, वो कम हो जाए, उसका वॉल्यूम कम हो जाएगा. होता है क्या ऐसा? कुछ नहीं होता है. सो इट इज लीस्ट कंप्रेसिबल. बहुत कम कंप्रेसिबिलिटी है उसकी. और क्योंकि उसकी कंप्रेसिबिलिटी कम है, तो वी से कि उसका बल्क मॉडुलस बहुत ज्यादा है. उसको कंप्रेस आप नहीं कर सकते हो, बल्क मॉडुलस उसका बहुत ज्यादा होगा. एंड गैसेस जो है वो सबसे ज्यादा कंप्रेसिबल होती हैं. गैसेस को आप सबसे ज्यादा कंप्रेस कर सकते हो. और क्योंकि गैसेस को आप कंप्रेस कर सकते हो, सो उनकी जो बल्क मॉडुलस की वैल्यू है वो सबसे कम होती है, लीस्ट होती है.
कंप्रेसिबिलिटी कम तो कंप्रेसिबिलिटी की वैल्यू भी कम, और अगर कंप्रेसिबिलिटी की वैल्यू कम है तो बल्क मॉड्यूलस का ज्यादा होना पड़ेगा। अरे यार नहीं आया। कंप्रेसिबिलिटी क्या है? तुम कंप्रेस कर सकते हो किसी चीज को या नहीं, उसका मेजर है। तो सॉलिड को तुम कंप्रेस कर सकते हो क्या? नहीं कर सकते। अभी सॉलिड को नहीं कंप्रेस कर सकते हो तो उसकी कंप्रेसिबिलिटी क्या होगी? कम होगी। तो इन दोनों के बीच में तो इनवर्स रिलेशन है ना। तो अगर ये नहीं हो सकता है, ये कम है, के की वैल्यू कम है, तो सीधी सी बात हो जाएगी कि बी की वैल्यू कैसी होगी? कंपैरेटिवली हाई होगी। और गैसेस में कंप्रेसिबिलिटी हो सकती है, यानी कि के की वैल्यू हाई है, तो बी की वैल्यू क्या हो जाएगी? सबसे कम हो जाएगी। सो कई बार एमसीक्यूज में आपको ये भी पूछा जा सकता है कि फॉर विच मटेरियल the value of bulk modulus is least and for which material the value of bulk modulus is high। तो सॉलिड्स के लिए जो बल्क मॉडुलस होता है वो बहुत ज्यादा होता है, मैक्सिमम वैल्यू अचीव करता है, और गैसेस के लिए क्या हो जाता है? मिनिमम वैल्यू की तरफ जाने लग जाता है। सो दिस वाज ऑल अबाउट बल्क मॉडुलस। कमिंग टू शियर वाला पार्ट, तो शियर में मैंने आपको बताया था कि ये आपके पास कोई एक ऑब्जेक्ट है लेट्स से, और इस ऑब्जेक्ट पर आप ऐसे फोर्स अप्लाई करते हो तो इसकी फेस डिफ्लेक्ट होना चालू हो जाती है। और स्ट्रेन मैंने आपको बताया था, इसके लिए हमने कुछ इस तरीके से डिफाइन करी हुई थी, दैट वाज थीटा से tan थीटा इक्वल्स टू कुछ x बाय l डिराइव करवाया था आपको, और बाद में उसको tan थीटा एंड थीटा को इक्वेट कराया था बिकॉज थीटा वाज टू लेस, बहुत कम वैल्यू है, सो tan थीटा इक्वल्स टू थीटा हो जाएगा, सो थीटा इक्वल्स टू x बाय l। सो अगर यहां पर हम वैल्यू निकालना चाहें कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ईटा, सो ईटा इक्वल्स टू टेंजेंशियल स्ट्रेस, वैल्यू उसकी भी वही रहेगी, फोर्स अपॉन एरिया डिवाइडेड बाय स्ट्रेन, और स्ट्रेन को यहां हमने किससे रिप्रेजेंट किया है? बाय थीटा। सो जब यहाँ थीटा की आप वैल्यू रखोगे, सो ईटा इक्वल्स टू फोर्स अपॉन एरिया, थीटा की जगह पर x बाय l, और डिवीजन का l आ गया ऊपर, सो FL अपॉन AX, दैट इज द इक्वेशन फॉर शियर मॉडुलस। और ये शियर मॉडुलस क्या मेरे को आप बता सकते हो लिक्विड में होगा क्या? लिक्विड में तुम ऐसे उसको प्रेस करोगे तो वो डिफ्लेक्ट करेगी उसकी फेस? नहीं करेगी। दैट मींस ये सिर्फ किसके लिए हो सकता है? सॉलिड्स के लिए हो सकता है। shear modulus is only and only for solids। समझ रहे हो बात को? Yes, sir. Now your homework question is, एक homework question मैं आपको दे रहा हूं, y और eta इन दोनों में, y that means Young's modulus, और ये जो eta है that is the shear modulus, इनमें से किसकी वैल्यू ज्यादा होगी और किसकी वैल्यू कम होगी? y बड़ा होगा या eta बड़ा होगा? That you have to find it out। कैसे मतलब? with a proper reason। लास्ट लेक्चर में भी मैंने आपको एक क्वेश्चन दिया था एंड आई होप आपने कुछ नहीं ढूंढा होगा। चलिए कोई बात नहीं। सो अगर टाइम मिले आप लोगों को तो एक बार उस क्वेश्चन समझ में आया था ना? आई होप लास्ट लेक्चर में क्या बोला था। ओके, सो जस्ट एक बार ट्राई करना उसको, क्योंकि दैट इज द पार्ट वो मेरे को बड़ा कंफ्यूज करता था एक टाइम पे। तो एक बार तुम सोचना, तुम्हें मजा आएगा। और ये एक दूसरा क्वेश्चन है कि y और eta में से किसकी वैल्यू बड़ी होगी और किसकी वैल्यू छोटी होगी, विद सम रीजन। सो विद दिस now I'm going to move towards the numericals, but before I go with numericals, so let's start with numerical number 11। क्वेश्चन नंबर 11 में दिया हुआ है, a structural steel rod has a radius of 10 mm। एक स्ट्रक्चरल स्टील दिया हुआ है। स्ट्रक्चरल स्टील का मतलब है बच्चे स्टील जो स्ट्रक्चर्स के अंदर काम में आता है, यानी कंस्ट्रक्शन के अंदर काम में आता है, उसकी रेडियस इज 10 mm। So I'm talking about question number 11। R equals to 10 mm, ये हमको given है, and length is 1 meter। length है that is 1 meter। 100 kilonewton force stretches it along its length। तो जो फोर्स अप्लाई हो रहा है that is 100 kilonewton। इतना फोर्स अप्लाई करके हम उसको स्ट्रेच कर रहे हैं along its length। हमको कैलकुलेट करना है पहले तो स्ट्रेस। चलिए, so first we are going to calculate the value of stress। Taksh, can you tell me what is the equation for stress?
सर फोर्स अपॉन एरिया। बहुत बढ़िया, फोर्स अपॉन एरिया। अभी अवीश तुम मेरे को ये बताओ, स्ट्रक्चरल स्टील का क्रॉस सेक्शन दिखाई कैसा पड़ेगा, कैसा दिखेगा? सर सर्कुलर। सर्कुलर, बहुत बढ़िया। तो भाई सर्कल का एरिया, आस्था मैडम? सर पाई आर स्क्वायर। वेरी गुड। सो फोर्स की वैल्यू हमको दे रखी हुई थी 100 इंटू 10⁻³ डिवाइडेड बाय पाई इंटू आर स्क्वायर। आर इज 10 mm। गड़बड़ है? यस, mm में दिया हुआ है। सो कन्वर्ट कर देंगे मीटर में, 10 इंटू 10⁻³ मीटर, which is equal to 10⁻² मीटर। सो दिस इज 10⁻² का स्क्वायर। सो स्क्वायर कर देना अब इसका एंड कैलकुलेट कर लो क्या आ रही है वैल्यू। 3.18। 3.18। पावर्स भी बोल दे यार। सर वही हो रहा है। 10⁻8। 10⁻8। ओके, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। यूनिट लगाना नहीं भूलना, स्ट्रेस बोला हो तो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर यूनिट आएगा, बट रिमेंबर दैट स्ट्रेन अगर बोला हो तो स्ट्रेन इज द रेशियो ऑफ टू सेम डायमेंशनल क्वांटिटीज, और क्योंकि उनके डायमेंशन सेम होते हैं तो उनका कोई भी यूनिट नहीं होता है। दूसरे पार्ट में आपसे वही पूछा है, स्ट्रेन ऑन द रॉड और एलोंगेशन, तीन चीजें पूछी हैं। तो एलोंगेशन पहले तो निकाल लेते हैं, एलोंगेशन। और इस एलोंगेशन के लिए यंग मॉडुलस हमको दे रखा है, y इक्वल्स टू 2 इंटू 10⁻11 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। सो y वी नो, f वी नो, l पता है, r पता है, डेल्टा l चाहिए। तो यंग मॉडुलस के कोई भी ऐसा इक्वेशन है जिसमें डेल्टा l आता हो? चेंज इन एलोंगेशन, यस बिल्कुल। एक ही इक्वेशन है, y इक्वल्स टू f l अपॉन डेल्टा एल। यस, तो डेल्टा एल को सब्जेक्ट बना लो, डेल्टा एल इक्वल्स टू एफ एल अपॉन ए वाई। एफ की वैल्यू 100 किलो न्यूटन, 100 इंटू 10⁻3। एल 1 मीटर रिप्लेस कर दिया, एरिया यहां से पाई इंटू 10⁻⁻4 पाई आर स्क्वायर, वो खत्म हो गया, इंटू डेल्टा एल, सॉरी वाई, वाई की वैल्यू 2 इंटू 10⁻11। just calculate it, you will have the answer for delta L. So स्ट्रेस मिल गया, डेल्टा एल मिल गया। थर्ड जो पार्ट आपसे पूछा है दैट इज स्ट्रेन कितना होगा। तो लेट्स कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ स्ट्रेन। स्ट्रेन इज चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ, और अगर इसे हमें परसेंटेज में बताना हो तो आई विल मल्टीप्लाई इट बाय 100। सो चेंज इन लेंथ यहां आपने फाइंड आउट करी हुई है, ओरिजिनल लेंथ आपको गिवन है 1 मीटर की, मल्टीप्लाई बाय 100 करना है दोनों का रेशियो लेकर के। यार कोई बहुत बड़ा काम नहीं है इसमें। So this was all about question number 11. Moving ahead, question number 12 क्या दिया हुआ है? A copper wire of length 2.2 मीटर। अब भाई साहब कॉपर का वायर आया है तुम्हारे पास, और इस कॉपर के वायर की जो लेंथ है ना, वो लेंथ दे रखी है 2.2 मीटर की। सो लेंथ इक्वल्स टू 2.2 मीटर एंड स्टील वायर भी दे रखा हुआ। यस सर ये क्वेश्चंस वीडियो में किए हुए हैं? ये वाले भी करवाए हुए? हाँ सर, फर्स्ट वीडियो में। तब तो बहुत ही बढ़िया, ग्रेट। मतलब फिर वही दोनों